स्टूडेंट्स, हम लोग टैक्सोनॉमी में अभी तक पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जैसे प्रैक्टिकल्स आपके थर्ड ईयर में टैक्सोनॉमी के जब होंगे तो हम एक एक कुल का एक या दो प्लांट हम पूरा स्टडी करते हैं, पुष्प को कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसी प्रकार हम थ्योरी के अंतर्गत भी कुल यानी फैमिलीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो हमें फैमिली का डिस्क्रिप्शन भी कैसे करना है, साथ में प्लांट का डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिकल में कैसे करना है, वो 14 हेडिंग में करना पड़ता है। 14 हेडिंग्स होती हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना होता है, जो मैं अभी तक आपको सारी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि पादप की हैबिटेट क्या है। जो भी प्लांट आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो या कुल या फैमिली जो आप थ्योरी में कर रहे हो, तो उस थ्योरी उस फैमिली के अंतर्गत आने वाले पादप जो है वो उनका आवास क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। इसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल में प्लांट कर रहे हो तो उस प्लांट का आवास क्या है, स्थल में जल में रहता है या ज़मीन पे रहता है, और ज़मीन पर है तो जीरोफिटिक है, मीजोफिटिक है, कैसा है, वो आपको हैबिटेट यानी आवास बताना पड़ेगा। फिर उसका आता है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है, प्रकृति, वृक्ष है या शाक है या श्रुप है या फिर क्लाइंबर है या रनर है, कैसा है, या फिर पैरासिटिक है या सैप्रोफिटिक है। हैबिट यानी उसकी प्रकृति कैसी है, ये पादप है, आपको बतानी पड़ेगी। उसके तीसरे नंबर पे आता है जड़ यानी रूट। रूट कैसा है, टैप रूट सिस्टम है या एडवेंटिशियस रूट है या कोई और मॉडिफिकेशन है रूट का, कुल के अंदर कितनी वैरायटी के रूट से, ये सारे आपको रूट के अंदर बताना पड़ेगा। देन स्टेम, तना, जो मैं आपको सारा कुछ तने का डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ पहले, वो तने के बारे में बताएंगे। फिर लीफ, लीफ कैसी है, सिंपल है, कंपाउंड है तो पिन्नेटली कंपाउंड है, पामेटली कंपाउंड है, क्या क्या है लीफ का पूरा जनरल जो मैंने आपको बताया था, जितनी भी उसकी शेप क्या है, मार्जिन कैसी है, टिप कैसी है, स्टिप्यूल उसके अंदर मौजूद है या नहीं, तो ये सारा हम लीफ में बताएंगे। फिर आता है पुष्पक्रम, जो आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं, मैंने आपको नहीं बताया। रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो ये पुष्पक्रम, इस प्लांट का पुष्पक्रम कैसा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्लावर। अब फ्लावर कैसा है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो फ्लावर का होता है। पहले एक एक पार्ट का तो हम बाद में देंगे, पहले देंगे जनरल फ्लावर का कि उसमें ब्रैक्ट मौजूद है या नहीं है, ब्रैक्टियोल मौजूद है या नहीं है, पेडिसल मौजूद है या नहीं है, पुष्प कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है या ज़ाइगोमॉर्फिक है। ये सारी जो चीज़ें मैंने पुष्प की बताई थी वो सारा पुष्प के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। पुष्प के बाद 8वां नंबर, अब इंडिविजुअल एक एक चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे पुष्प की। कैलिक्स कैसा है, बाह्य दलपुंज, उसमें कितनी इकाइयाँ हैं, जुड़ी हैं या फ्री हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कोरोला, कोरोला कैसा है, कितने हैं उसकी इकाइयाँ, फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एंड्रीशियम में स्टेमन्स कितने हैं, जुड़े हैं, फ्री हैं, किस कंडीशन में, एंथर जुड़े या फिलामेंट जुड़े या कितने झुंड बना रहे हैं, और उसका फिलामेंट का एंथर से फिक्सेशन क्या है, जो मैं सारा बता चुकी हूँ, वो सब इधर बताओगे। फिर गाइनिशियम, जो कल मैंने आपको बताया था पूरा, गाइनिशियम का डिस्क्रिप्शन दोगे। उसके बाद फ्रूट बताओगे कि फ्रूट कैसा है, और फिर लास्ट में आता है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए आपको इन सब के सिंबल मालूम होने चाहिए, और उसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए जो सिंबल है वो आपको मैं बताती हूँ। अब आपको मैं सिंबल्स बताऊंगी जो आपको याद करने हैं एक एक चीज़ के, और इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी, और जब फैमिली का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो फैमिली में भी एक दो प्लांट्स का वर्णन करते हैं तो उनको भी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम उनका भी बताना पड़ता है। सबसे पहले पुष्प में जो डंडी होती है उसके नीचे ब्रैक्ट होती है जिसकी संख्या हमेशा 1 होती है। यदि ब्रैक्ट मौजूद है, ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है उस पुष्प की डंडी में, नीचे देखोगे आप सिंगल होती है, ब्रैक्ट मौजूद है तो उसका सिंबल है BR। और ब्रैक्ट अगर ब्रैक्टिएट, पुष्प कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट यदि मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, तो पुष्प हो गया ई ब्रैक्टिएट और उसका सिंबल है EBR। इसी तरीके से डंडी पे ब्रैक्टियोल होते हैं, ब्रैक्टियोल हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ब्रैक्टियोल अगर मौजूद है तो पुष्प हो जाता है ब्रैक्टियोलेट और सिंबल है BRL। और अगर ब्रैक्टियोल एब्सेंट है तो पुष्प होगा ई ब्रैक्टियोलेट और सिंबल हो गया EBRL। ठीक है, L लग जाएगा। पुष्प यदि सिमेट्रिक है, अगर कहीं से भी हम काटे उसको
ऐसे बीच में से इधर से काटे, लेटरल काटे, आड़ा काटे, तो वो 2 इक्वल पार्ट में विभाजित होता है, तो वो सिमेट्रिकल पुष्प होता है, जिसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ये वाला सिंबल है, गोला करके बीच में प्लस का साइन। और पुष्प यदि एसिमेट्रिकल है, यानी एक तरफ से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बाकी तरफ से काटने से वो नहीं होता, ऐसा पुष्प ज़ाइगोमॉर्फिक कहलाता है, और उसका सिंबल ये परसेंटेज का निशान है, ठीक है, ज़ाइगोमॉर्फिक पुष्प। यदि पुष्प में केवल नर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी स्टेमन्स मौजूद है और एंडीशियम मौजूद है, गाइनीशियम एब्सेंट है, तो पुष्प कैसा हो गया? मेल फ्लावर हो गया। उस पुष्प को कहेंगे स्टैमिनेट, क्योंकि स्टेमन मौजूद है तो स्टैमिनेट, और उसका सिंबल हो गया ये, केवल ये मेल वाला पार्ट दिखाएंगे। और यदि केवल फीमेल पार्ट मौजूद है और मेल पार्ट एब्सेंट है, यानी केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, यानी गाइनीशियम जो है जायांग मौजूद है, तो ये सिंबल हो जाता है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा, ये वाला सिंबल, ये सिंबल हो जाता है इसका, ये हो गया पिस्टिलेट पुष्प। फिर आता है पुष्प में यदि दोनों पार्ट मौजूद है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो पुष्प क्या हो गया? बाइसेक्सुअल। पुष्प क्या हो गया? बाइसेक्सुअल, और उसका ये सिंबल है बाइसेक्सुअल का, ऊपर ये एरो का निशान और नीचे ये प्लस का, ये मेल का और ये फीमेल का, बाइसेक्सुअल पुष्प। कैलेक्स, बाह्यदल पुंज की जो इकाई है, जिनको हम सेपल कहते हैं, वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। के का मतलब है सेपल्स। अब हम सेपल्स को काउंट करेंगे, सेपल्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो संख्या लिख देंगे। के नीचे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है K5, यानी सेपल्स कितने हैं? 5। और सेपल्स अगर सारे के सारे फ्री है, यानी पॉलीसेपलस कंडीशन है, तो ये इसके आगे यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यदि ब्रैकेट लगा दी 5 के बाहर, तो इसका मतलब हो गया सारे के सारे सेपल्स क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, यानी गैमोसेपलस कंडीशन है। ये है पॉलीसेपलस, ये है गैमोसेपलस कंडीशन। कोरोला, कोरोला को हम किससे दिखाते हैं? सी से। कोरोला का सिंबल यानी पेटल्स की संख्या बतानी होगी तो हम लिखेंगे सी, और इसके नीचे लिखेंगे कितने पेटल हैं? 3, 2, 3, 4, 5, 6। अनगिनत है तो इंडेफिनेट लग जाएगा, अगर अनगिनत है तो इंडेफिनेट लग जाएगा। और संख्या हम इसके नीचे लिखेंगे। उसी तरीके से अगर फ्री है यानी पॉलीपेटलस है तो हम इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और यदि ब्रैकेट लगी है इसका मतलब हो गया गैमोपेटलस कंडीशन। एंड्रीशियम में हम स्टेमन्स गिनते हैं, स्टेमन्स को हम ए से दिखाते हैं। ए के नीचे वापस वही संख्या लिखेंगे कि कितने स्टेमन्स है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से ऊपर है तो इनडेफिनेट, 10 से ऊपर है तो इनडेफिनेट, और नहीं है जैसे पिस्टिलेट फ्लावर है, एंड्रीशियम है ही नहीं, ये जैसे मैंने बताया था पिस्टिलेट पुष्प है और एंड्रीशियम है ही नहीं, तो ए जीरो। और इंडेफिनेट बहुत संख्या में है तो इंडेफिनेट, और कम है तो आप संख्या बताओगे 3, 4, 5 जो भी है लिख दोगे। स्टेमन्स अगर जुड़े हैं, फिलामेंट भी जुड़े हैं या एंथर भी जुड़े हैं, तो हम उसको संख्या को किसमें लिख देंगे? ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अगर मान लीजिए 10 स्टेमन है, 5 एक रो में, 5 एक सर्कल में और 5 बाहर के सर्कल में, तो हम लिख देंगे A 5 + 5। मान लीजिए 10 है, 9 तो एक साथ जुड़ गए और एक फ्री है, तो हम लिख देंगे A 9 + 1। 9 + 1, 9 को तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 तो सिंगल है, तो 9 + 1, 9 को हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 9 जुड़ गए। इसी तरीके से अगर ये स्टेमन, आपने देखा होगा किसी पुष्प को जब खोलेंगे तो स्टेमन पेटल से नीचे से जुड़े रहते हैं, कई बार पेटल से, तो ये हो गया पेटल और ये हो गया स्टेमन। इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये जो कंडीशन है जिसमें ये स्टेमन पेटल से जुड़े हैं, इसको कहते हैं एपीपेटलस। ये कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस। उसके बाद आता है जायांग गाइनीशियम। गाइनीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। अब इसमें भी वही संख्या बतानी है। अगर कार्पल्स 2 है तो जी के नीचे 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। एपोकार्पस कंडीशन है जब सारे के सारे कार्पल फ्री रहते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और सिनकार्पस कंडीशन है जैसा कि कल बताया था, तो जो भी संख्या है कार्पल्स की, जैसे 3 है तो जी के नीचे 3 लिख के और ब्रैकेट लगा देंगे, 4 लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो क्या कंडीशन हो गई? सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, ये देखिए आपको नजर नहीं आ रहा था तो मैंने ये दिखाया G2 बाइकार्पुलरी कंडीशन है, ये फ्री है एपोकार्पस।
अगर फ्यूज्ड है, दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है तो ये ब्रैकेट में लगा दिया। उसके बाद आता है ओवरी सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर। ओवरी सुपीरियर यानी बाकी अंगों से उसकी पोजीशन ऊपर है, तो ये हो गया ओवरी सुपीरियर, यानी नीचे डंडा और नीचे लाइन खींचेंगे, ऊपर जी, तो ओवरी क्या हो गई, ऊपर हो गई इस लाइन से, तो ओवरी हो गई सुपीरियर। अगर ये लाइन ऊपर है और ये जी नीचे है तो ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर। ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर। और जी के बीच में डंडा आ गया, बीच में लाइन आ गई इस तरीके से, जी ऐसे, ये ऐसे बीच में लाइन आ गई, तो ये कंडीशन हो गई हाफ इंफीरियर। तो ये सारे हो गए सिंबल्स। और अब सिंबल्स के बाद अब फिर हम पढ़ते हैं फ्लोरल डायग्राम। ओके, ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं फ्लोरल डायग्राम के लिए चिन्ह। कैलेक्स, कैलेक्स हमेशा ये तिकोना बनता है, ऊपर को इस तरीके से तिकोना बनेगा। और संख्या अगर 4 है तो ऐसे 4 बनाए जाएंगे, 5 है तो 5 बनाए जाएंगे, 6 है तो 6, 3 है तो 3। और फिर उनका इंस्टीगेशन बताना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको इंस्टीगेशन समझाया था, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है या क्विंक्विंशियल है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा जुड़े हैं या फ्री है। ठीक है, करोला हमेशा ऐसे गोलाई से बनता है, करोला की वही 3, 4, 5 जो भी है उनकी संख्या के हिसाब से बनाना पड़ता है। स्टेमन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। और ओवरी, ओवरी को जब टीएस काटते हैं तब देखते हैं ये मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, ये बाइकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर। बाइकार्पिलरी 2 कार्पल है लेकिन एक ही लॉक्यूल है, ये बाइकार्पिलरी बाइलॉक्यूलर, ये ट्राइकार्पिलरी ट्राइलॉक्यूलर, पेंटाकार्पिलरी पेंटालॉक्यूलर। और ये देखिए ये वाली क्या कहलाएगी, ये वाली क्या कहलाएगी, ट्राइकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर। ये ट्राइकार्पिलरी ट्राइलॉक्यूलर, ये ट्राइकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर। ये सेंटर में बनेगा फ्लोरल डायग्राम के सेंटर में ओवरी आती है, कैलेक्स के बाद में कैलेक्स सबसे बाहर, फिर कॉरोला, फिर स्टेमन्स, फिर सेंटर में गाइनेशन। ठीक है, सॉरी। अब आप देखिए ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फैमिलीज और प्रैक्टिकल्स का मैंने आपको बता दिया है, टेक्सोनॉमी का बेस है ये। अब हम टॉपिक्स शुरू करेंगे अभी आपके, कल से पूरे जनरल जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं ये सारा आप पढ़ के याद कर लीजिए। जो अभी तक सारा पढ़ाया है उसे सबको याद हो जाना चाहिए, तभी आपको आगे के टॉपिक्स समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।